हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का ई लेक्चर की श्रृंखला में फिर से स्वागत है। अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पदार्थ के गुणधर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले ई लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी का रीज़न क्या है, और स्ट्रेस एवं स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से हमारा कंटेंट छोड़ा था उसके आगे से अब हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, और उसके अंदर हमने टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज का हमारा स्ट्रेस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल क्या होता है, किस प्रकार का बल लगेगा आयतन प्रतिबल की अवस्था में, जब आयतन प्रतिबल किसी भी पदार्थ के अंदर डेवलप होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई पदार्थ है और यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली है, तो यदि इस पदार्थ पर सभी ओर से सभी विमाओं में एक समान लंबवत बल लगे तो उस बल के कारण पदार्थ के आयतन के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बल की अवस्था है कि एक समान रूप से सभी दिशाओं से लंबवत बल लगे, तो ऑब्वियसली मटेरियल का आयतन परिवर्तित हो जाएगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिबल। तो ये बल की अवस्था है, बल की स्थिति है कि आयतन प्रतिबल की कंडीशन में किसी भी पदार्थ के ऊपर लगने वाले बल किस प्रकार आरोपित होते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला सिंपल है F/A, प्रत्यानयन बल डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हम किसी भी गैस अथवा लिक्विड की बात करते हैं, तो जब हम प्रतिबल की बात करते हैं F/A, प्रत्यानयन बल प्रति एकांक आयतन, तो ये टर्म जनरली हम गैस और लिक्विड के लिए इस टर्म को हम प्रेशर के बराबर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो टर्म है वो ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है। तो क्योंकि हमें पता है कि प्रतिबल की हम बात करें या प्रेशर की बात करें, दोनों की डेफिनेशन जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। तो सामान्य अवस्था में जब हम गैस या फिर लिक्विड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेशर, स्ट्रेस के स्थान पर प्रेशर हम यूज़ कर लेते हैं। इसे आप ध्यान रखें ताकि हम जो आने वाले टॉपिक्स हैं वहाँ पर उन टॉपिक को थोड़ा सहजता के साथ समझ पाएँ। तो ये हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस के अंदर जो लगने वाला बल होता है, जैसा कि नाम यहाँ पर है शियर या फिर अपरूपण, हिंदी में इसको अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के किसी फेस पर, किसी फलक पर मैं टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखीय दिशा में बल आरोपित करूं, यहाँ पर Ft दिखाया हुआ है, यहाँ पर जो सफिक्स में टी है वो है टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय दिशा में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फलक की स्पर्श रेखीय दिशा में बल आरोपित हो रहा है। तो इस प्रकार का जब भी बल लगेगा तो पदार्थ के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस या फिर अपरूपण प्रतिबल। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस पदार्थ के ऊपर। आप इसको देखिए कि किस प्रकार की अवस्था हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक सिंपल फॉर्म है हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द शियर स्ट्रेस एंड हाउ द शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द मटेरियल। सो ये Ft तो बाहरी आरोपित बल है, और इस बल के प्रतिकार के लिए प्रत्युत्तर के रूप में स्ट्रेस मटेरियल के अंदर उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस या अपरूपण प्रतिबल। और इसकी डेफिनेशन वही
यहाँ पर शियर स्ट्रेस FT अपॉन ए या टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये आपका शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस के प्रकार कौन कौन से हैं सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार की बल अवस्था के अंदर किस प्रकार का स्ट्रेस या फिर प्रतिबल किसी मटेरियल के अंदर डेवलप होगा, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेन यानी विकृति। अब विकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर जो क्रिएट होती है वो है कि यदि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो मटेरियल की जो शेप है वो चेंज हो सकती है, उसके आकार चेंज हो सकता है, तो उसे हम विकृति के रूप में जानते हैं। बट हाउ वी कैन मैथमेटिकली डिफाइन द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन द साइज और शेप डिवाइडेड बाई ओरिजिनल साइज और शेप। तो ये डेफिनेशन है। अब हम विकृति के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो प्रकार है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति हमें डेफिनेशन पता है, तो इसके लिए पहले हम ये पिक्चर एक ड्रॉ करते हैं। इस फिगर के अंदर आप देखिए, सपोज इट इज़ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार कोई पिंड है और इसकी लंबाई है L और इसका जो डायमीटर है वो है स्मॉल d। अब सपोज यहाँ पर मैंने इसके क्रॉस सेक्शनल के ऊपर यहाँ पर मैंने F तनन प्रकार का बल आरोपित किया। तो इस बल के प्रभाव में इस मटेरियल के अंदर, इस पदार्थ के अंदर जो चेंजेज होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सपोज इसकी लंबाई परिवर्तित होकर हो गई L प्लस डेल्टा L। अब जब लंबाई बढ़ेगी तो साधारण सी बात है कि इसके डायमीटर के अंदर यानी इसके व्यास का जो मान है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये व्यास कम होके हो गया D माइनस डेल्टा D। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो व्यास में कमी होगी जब हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम लंबाई, जब तनन बल के प्रभाव में लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होता है मटेरियल के अंदर। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम अल्फा लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन द साइज और शेप। तो अगर हम साइज़ इसकी बात करें, लंबाई की बात करें, क्योंकि साइज और शेप यहाँ पर लिखा हो इसका मतलब या तो वो लंबाई हो या फिर इसकी मोटाई हो या फिर आयतन हो या फिर जो भी आपका आकृति में परिवर्तन है वो। तो यहाँ पर हम लंबाई की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर लंबाई में परिवर्तन है डेल्टा L, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई L, बल लगाने के बाद लंबाई हुई L प्लस डेल्टा L। तो चेंज कितना हो गया डेल्टा L। तो चेंज तो हो गया डेल्टा L और प्रारंभिक लंबाई है L, तो परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई। तो ये जो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति का। इसी प्रकार यदि मैं लैटरल स्ट्रेन या इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है लैटरल का मतलब इसकी साइड में जो परिवर्तन हो रहे हैं बल के लंबवत दिशा में। तो लंबाई के साथ साथ यहाँ पर जो डायमीटर चेंज हुआ इस कारण से डायमीटर में परिवर्तन हो गया डेल्टा D। ओके, तो जो डायमीटर में परिवर्तन डिवाइडेड बाई जो प्रारंभिक इसका डायमीटर यानी व्यास था वो, तो व्यास में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक व्यास। तो इन दोनों का जो अनुपात है, ये जो विकृति है इस अनुपात के कारण उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लैटरल स्ट्रेन। तो ये आपकी हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये हो गई आपकी लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई, बल की दिशा में ही लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर व्यास में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक व्यास, और यहाँ पर लंबाई के लंबवत दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखें, इस पिक्चर को आप अच्छे से समझ लें। अब इन दोनों ही स्ट्रेन से रिलेटेड एक रेशो होता है, इसको बोलते हैं पॉइसन रेशो, हिंदी में पॉइसन निष्पत्ति इसको बोलते हैं, और कई बुक्स के अंदर इसको गामा से रिप्रेजेंट किया होता है, कई में म्यू से रिप्रेजेंट किया होता है। तो सिंबल में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक और कंटेंट टू कंटेंट, लेकिन हमें जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है
कि पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, यानी कि अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति। तो गैमा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, यानी कि पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इसको याद रखें आप, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि ये चीज़, ये जो रेशो है वो हमें ये जानकारी देता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ उसकी मोटाई में जो परिवर्तन है वो कितना है। तो ये जो रेशो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, मटेरियल डिज़ाइनिंग में। और मटेरियल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो सिलेक्शन होता है मटेरियल सिलेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको आप अच्छे से याद रखें। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, लिख लें, और इसके लिए प्रैक्टिस आप करें। ओके, तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रेन है, पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हो गया लैटरल, तीसरा है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में जैसा हमने वॉल्यूम स्ट्रेस समझा था कि यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शंस के अंदर फोर्स लग रहा है, और सपोज इनिशियल वॉल्यूम था v, बाद में हो गया v माइनस डेल्टा v, तो वॉल्यूम में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा v। ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रारंभिक जो आयतन था वो था v, तो इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए आपका फॉर्मूला है। फिर आप आइए यहाँ पर शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के लिए हम कैसे फॉर्मूला ज्ञात करें, तो इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये सपोज ये यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये कोई घनाकार ऑब्जेक्ट है। ओके, इसकी जो इस बेस से जो हाइट है ऊपर वाले फेस की वो है h, और इसकी जो साइड है ऊपर वाली ये इसके अलोंग मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया Ft, और इसके कारण इसका जो ऊपर वाला फलक था, ध्यान दें, इसका ऊपर वाला फलक वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, जबकि नीचे वाला जो फलक है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसकी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जो दूसरी स्थिति है, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाई हुई है, आप इसको अच्छे से देख लें। अब सपोज ये जो साइड है ये डेल्टा एल दूरी से डिस्प्लेस हो गई, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एल। इसकी जो हाइट है फ्रॉम द बेस वो है h, यानी कि साइड इस घन की है h। ठीक है, तो अब परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल। ओरिजिनल कितना था, h। ओके, परिवर्तन तो हो गया डेल्टा एल और ओरिजिनल था h। तो इन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम डिफाइन करेंगे एज ए शियर स्ट्रेन। अब सपोज कि ये जो हमने फोर्स लगाया उसके कारण जो साइड डिस्प्लेस हुई वो ओरिजिनल जो स्थिति थी, यानी कि प्रारंभिक जो स्थिति थी, उससे ये फाई एंगल बना रही है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये फाई है। ओके, ये फाई एंगल है, इसको हमने यहाँ दिखा दिया। तो अगर मैं इसको एक समकोण त्रिभुज मानकर ओके tan फाई निकालूं, तो tan फाई होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एच। ओके, और इस तरह की जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर जो शियर स्ट्रेस होता है या शियर के कारण, शियर फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, तो फाई की वैल्यू काफ़ी कम होगी। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ फाई, tan फाई इज इक्वल टू फाई। ओके, tan फाई इज इक्वल टू फाई। So shear strain delta L upon H is equal to tan phi is approximately equal to phi। तो shear strain is equal to phi। तो shear strain को हम, ये जो एंगल बना है टेंजेंशियल फोर्स लगाने के कारण, उसके द्वारा भी हम बता सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट में जब इस तरह का फोर्स लग रहा हो तो ये जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इस साइड का, वही shear strain के बराबर होगी। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल यदि आता है तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, और इस फिगर को आप प्रैक्टिस करें अच्छे से बनाने की, कि किस तरह का हमने फोर्स अप्लाई किया, किस तरह डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है,
तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। तो आज हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। आने वाले लेक्चर के अंदर अब हम हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।